नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स की, यानी कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील की। हम आपको बताएंगे कि क्यों इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे इस डील के तहत दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि इस डील से भारत को और आम लोगों को क्या फायदा होगा। एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि यूक्रेन में ठंड का मौसम कैसे रूस ने बना दिया है नरक। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत यूरोपीय संघ के बीच परिवर्तनकारी डील। पीएम मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स को बताया साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट। कहा विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा, सेवा क्षेत्र का होगा विस्तार। यूरोपीय संघ ने समझौते को बताया ऐतिहासिक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बताया लाभकारी डील। छात्रों, पेशेवरों के लिए मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर जोर। ईयू अध्यक्ष ने कहा भारत को होराइजन यूरोप से जोड़ने की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रधानमंत्री ने भारत ईयू की साझेदारी को बताया दुनिया में सबसे असरदार। मौजूदा वैश्विक स्थिति पर जताई चिंता। कहा टैरिफ, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मेटल को बनाया जा रहा है हथियार। दक्षिण कोरिया पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ बढ़ाकर किया 25%। दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते को लागू नहीं करने का लगाया आरोप। और अब फ्रांस में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की तैयारी। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा बैन। निचले सदन नेशनल असेंबली से मिली मंजूरी, सीनेट की मुहर लगना बाकी। और आइए आपको सबसे बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की घोषणा के साथ साथ रक्षा, वित्त, कौशल विकास, आपदा, जोखिम प्रबंधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही नवाचार जैसे क्षेत्रों में समझौते को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन की सह अध्यक्षता में हुए 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन के बाद इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया मस्ट वर्क टुगेदर टुवर्ड्स आवर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। We did it. We delivered the mother of all deals. दुनिया में लोग जिसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं वो भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है जो वैश्विक जीडीपी के करीब 25% और वैश्विक व्यापार के करीब 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझौता व्यापार के साथ साथ लोकतंत्र और नियमों पर आधारित शासन व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सशक्त करने वाला भी है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा,
नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। विश्व में चल रही बड़ी उथल-पुथल के बीच भारत और यूरोपीय संघ साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, हिंद प्रशांत सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान आज की चुनौतियों से निपटने में वैश्विक संस्थाओं में सुधारों को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने को लेकर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की। भारतीय जड़ों से जुड़े यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि एक बहुध्रुवीय दुनिया में यूरोपीय संघ और भारत मिलकर साझा समृद्धि के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के बिना समृद्धि नहीं हो सकती। I would like to share 3 messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our 2 continents for centuries, and trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का ये ऐतिहासिक दौर है जिससे दिशा बदली है और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई है। 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर विकास साझेदारी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं। महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसके साथ ही विज्ञान एवं तकनीक पर व्यापक सहयोग और सुरक्षा व रक्षा के क्षेत्र को रणनीतिक साझेदारी के रूप में महत्व दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये महाडील हो गई है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस डील को लेकर के? जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही जिसे मैं कहूं सेटिस्फैक्शन है जो ये 19 साल से तोड़ पर पहुंचे हैं, जो ये डील पर हमने दोनों देशों ने, यूरोपियन यूनियन और भारत ने दस्तखत कर दिए हैं और ये डील निकल कर आई है, अच्छी है। ये दोनों तरफों के लिए बहुत अच्छी है। 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं उनको फायदा होगा, भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके लिए फायदा होगा, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, स्मॉल बिजनेसेस को फायदा होगा, फार्मर्स को फायदा होगा। तो ये सब तरीके से, और जैसे एक आखिरी इसमें एक शब्द और मैं कह दूं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये केवल ट्रेड डील नहीं है। ट्रेड डील तो है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसके अलावा कहीं और है। ये दोनों के बीच, यूरोप और भारत के बीच सामरिक रिश्तों को आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान है। अशोक जी, भू राजनीतिक तौर पे और रणनीतिक तौर पे अगर इस डील को हम देखें तो किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी देखिए, अगर हम जियोपॉलिटिकल तरीके से, भू राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें तो ये देखना जरूरी है जो यूरोप के ऊपर दबाव है अमेरिका की तरफ से, वहां से टैरिफ्स का, वहां पर उन्होंने एक डील साइन की थी पिछले साल, ट्रेड डील, उसकी भी कोई मान्यता इतनी नहीं रह गई है क्योंकि
राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके ऊपर और टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। सुरक्षा के क्षेत्र में वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहते थे, उसका भी अब कुछ नहीं मालूम है। ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप का, नेटो का कुछ नहीं मालूम है। नेटो के एक देश ग्रीनलैंड के ऊपर वो हमला बोलने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ भी यूरोप के संबंध बहुत खराब होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। वहां पर वो वेपनाइजेशन कर रहे हैं सप्लाई चेन्स का, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं। वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स के विरुद्ध वहां पर से चीन से उनकी तरफ दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में भारत एक विश्वसनीय दोस्त, मित्र और साझेदार और सहयोगी बनकर उभर रहा है, जिसके साथ उन्होंने न केवल ट्रेड डील की है परंतु सिक्योरिटी डिफेंस एग्रीमेंट की है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की है, निवेश बढ़ेगा भारत में यूरोप से, और मोबिलिटी एग्रीमेंट की है। ये एक चीज है जो भारत के ऊपर भी दबाव डल रहा है अमेरिका से। H-1B वीजा हमारे रद्द कर देंगे, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं आने देंगे, उनके ऊपर कितना दबाव बढ़ रहा है। ये सब हम अब यूरोप में जा पाएंगे क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी भी, अर्थव्यवस्था कम नहीं है, $20 ट्रिलियन है। अगर अमेरिका की $28 ट्रिलियन है तो यूरोप की भी कम नहीं है, $20 ट्रिलियन है। तो उनके साथ अपने सहयोग को बढ़ाकर हम दोनों तरफ के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ये अशोक जी, कितनी चुनौतियों से ये डील गुजरी है? क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो पर्यावरण को लेकर के और विभिन्न कानूनों को लेकर के वो काफ़ी सतर्क रहते हैं। भारत की बात करें तो भारत अपने किसानों को लेकर के, डेयरी सेक्टर को लेकर के, MSME को लेकर के काफ़ी सतर्क रहता है। भारत की जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको लेकर के भारत काफी सतर्क रहता है। तो कितनी चुनौती रही होगी इस डील को फाइनल तक पहुंचाने में? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ बहुत सारी, जिसे कहा जाए, रेड लाइंस थी। दोनों तरफ से वो चाहते थे जो हमको जो डील मिलनी है वो अच्छी से अच्छी डील मिले हमारे अपने देशों के लिए, हमारे अपने देशवासियों के लिए। तो मैं समझता हूं जो दोनों तरफों ने ये निर्णय किया, ये निश्चय किया जो ठीक है, हमको जो मिल सकता है इस समय हमें वो ले लेना चाहिए, और जिनके ऊपर हमारी बिल्कुल असहमति है और जो रेड लाइंस है दोनों की तरफ, उनको हम साइड में रख देते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर में दूं, जैसे डेयरी है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कुछ एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, उसमें हमने जैसे अमेरिका को भी बताया है हमारा ये रेड लाइन है, उसको हमने एकदम वो खत्म कर दिया, तो वो उन्होंने अलग रख दिया। दूसरा, उनको दिक्कत थी भाई हम रूस से तेल लेते हैं वगैरह, रूस को वो नहीं उसकी आलोचना नहीं करते हैं, तो उससे उनको दिक्कत थी भारत के रवैये से, उसको उन्होंने अलग रख दिया है, जो ठीक है। हमारे में कुछ तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट की ये बात है, जो हम जिन मुद्दों पर हमारी सहमति है उनमें हम आगे लेकर जाएंगे अपने संबंधों को, अपने सहयोग को। जिनमें नहीं है उसको हम ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे पूरी तरीके से जो और सहयोग हो रहा है, डील हो रहा है, वो एकदम खत्म हो जाए, टूट जाए। अशोक जी, अंतिम सवाल है, थोड़ा सा संक्षेप में बताएगा। आज प्रधानमंत्री ने इसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो वर्तमान में चल रहा है, किस तरह से ट्रेड को, टैरिफ को, रेयर अर्थ मेटल्स को हथियार बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने काफी चिंता जताई है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और उस सब के बीच इतनी बड़ी डील हो जाना, ये एक तरह का किस तरह का उदाहरण होगा इन लोगों के लिए जो इनको हथियार बनाते हैं? जी देखिए, उदाहरण होगा और संदेश भी होगा, जो पूरी दुनिया आपके लिए, आपके दबाव में आने वाली नहीं है। यही मैंने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात कही। तो जो उन्होंने कहा ट्रेड और टैरिफ, उससे यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जो ये रेयर अर्थ मिनरल हैं, क्रिटिकल मैग्नेट्स हैं, क्रिटिकल मटेरियल्स हैं, ये चीन डाल रहा है, उनको वेपनाइज कर रहा है। तो देखिए, दोनों अमेरिका की तरफ से भी वेपनाइजेशन हो रहा है टैरिफ्स का और सिक्योरिटी का, और चीन की तरफ से वेपनाइजेशन हो रहा है सप्लाई चेन्स का और इन सब चीजों का। तो इसीलिए ये दबाव भारत के ऊपर भी है, यूरोप के ऊपर भी है, और इन दोनों ने फिर ये निर्णय लिया है जो हम अपने सहयोग को बढ़ाएंगे, जिससे कि इन दबावों से हम अच्छी तरह मिलकर जूझ सकें। ठीक है अशोक जी, इस डील से क्या कुछ फायदे होंगे, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर।
बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक ऐसी महाडील कर ली है जो भारतीय आयात और निर्यात को पहले से कई गुना ज्यादा फायदा देगी। सिर्फ आयात निर्यात ही नहीं, इस डील से भारतीय छात्रों और पेशेवरों को भी बड़ा फायदा होने वाला है। भारतीय छात्र अब होराइजन यूरोप से जुड़ सकेंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये डील व्यापार और टैरिफ को लेकर वैश्विक उथल पुथल के बीच पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। आइए पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस डील के विभिन्न पहलुओं पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बीच भारत ने निर्णायक रणनीतिक कदम उठाते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ वो ऐतिहासिक समझौता कर लिया जिसका इंतजार पिछले 18 सालों से था। यूरोप के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक के साथ सहमति उस वक्त बनी जब दुनिया ट्रंप के टैरिफ से कराह रही है। 27 जनवरी गवाह बना उस ऐतिहासिक समझौते का, जब दुनिया के दो बड़े साझेदार एक मंच पर खड़े नजर आए। समझौते से करीब 190 करोड़ लोगों का एक ऐसा बाजार बनेगा जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25% हिस्सा होगा, जो न केवल निर्यात को गति देगा बल्कि भारत के पेशेवरों के लिए यूरोपीय देशों की राह को आसान बनाएगा। दरअसल दोनों साझेदारों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन कई मुद्दों पर असहमति के बाद 2013 में रुक गई। लगातार राजनयिक प्रयासों के बाद इसे 2022 में फिर से शुरू किया गया। तब से लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों ने 14 बैठकें कर समाधान का रास्ता तलाश लिया। मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाने जाने वाले समझौते पर सहमति के बाद टेक्सटाइल, ज्वेलरी, चमड़ा जैसे उद्योगों को पंख लग जाएंगे। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि समझौते से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि सेवा क्षेत्र का भी और विस्तार होगा। मुक्त व्यापार समझौता दुनिया भर के सभी उद्योगों और हर निवेशकों के लिए भारत में विश्वास को मजबूत करने में सहयोग करेगा। दोनों पक्षों ने अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते का रास्ता खोला है। शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया, जिसके तहत छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए मोबिलिटी फ्रेमवर्क स्थापित करने पर जोर दिया गया। यानी पढ़ाई, रिसर्च और रोजगार के लिए अब यूरोप तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। उर्सुला वॉन डेर लियन के शब्दों में अगर कहा जाए तो भारत को होराइजन यूरोप से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल होराइजन दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक रिसर्च प्रोग्राम है, जिसके तहत किसी भी क्षेत्र में छात्रों की प्रतिभा को निखारा जाता है। हालांकि दोनों पक्षों की ये साझेदारी सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मुक्त व्यापार समझौते को भी अमली जामा पहनाया गया है, जिसके तहत यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क में धीरे धीरे कमी लाई जाएगी। मोबिलिटी और व्यापार के जरिए दोनों पक्षों ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सीमा पार प्रतिभा, निवेश और अवसरों को बढ़ाने का साझा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा सूचना और सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देना जैसे कई अहम मुद्दे शामिल रहे। इसलिए भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों को महज एक डील नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी की एक नींव कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ आर्थिक मंच को संबोधित किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन के साथ साथ शीर्ष बिजनेस लीडर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने अपने संबोधन में भारत EU मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होने का स्वागत किया।
पीएम ने समझौते से खुलने जा रही सहयोग की अभूतपूर्व संभावनाओं का उल्लेख किया। इससे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। और वहीं पीएम ने भारत और यूरोपीय संघ की कंपनियों से रक्षा, अंतरिक्ष और एआई जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को कहा। पीएम ने हरित एवं सतत विकास सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर ईवीज, बैटरीज, चिप्स और एपीआईज में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, हम भी ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ इसके फायदे होंगे वो लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी, जो हमने प्रधानमंत्री की बाइट्स दिखाई, वो भी बता रहे हैं कि क्या कुछ फायदे होंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले सालों में इस डील का सीधा असर कैसे भारत पर, भारत के लोगों पर, भारत की कंपनियों पर होगा? जी, सबसे पहले तो जो इसमें देखने वाली चीज है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को वहां पर और अच्छा एक्सेस मिलेगा, वो लेबर इंटेंसिव हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी बताया, जो चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, गारमेंट्स हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, प्रोसेस्ड फूड्स हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, तो ये जहां पर ये सब बनता है, वहां पर जो लोग इसमें काम करते हैं उसमें बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद ये नहीं बताया, परंतु ये सोचने वाली बात है, जो अमेरिका से जो 50% टैरिफ लगा है, उस पर जो प्रोडक्ट्स जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा आघात हुआ है, प्रहार हुआ है, वो यही सेक्टर्स हैं। तो मतलब वो जहां से अमेरिका को हमें पीछा धकेला जा रहा है, वहां पर हम यूरोप में हमारे जो लोग हैं वहां पर जाकर उसको निर्यात कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर जन आबादी आप देखें, अमेरिका की करीब 300 मिलियन है, 304 मिलियन, 40 मिलियन, इनकी है यूरोप में पूरे 475 मिलियन, और उनकी भी जो परचेजिंग पावर है, कैपेसिटी है, वो काफी ज्यादा है, अधिक है। तो मैं समझता हूं एक तो वो होगा। दूसरा, मोबिलिटी के बारे में, जो जहां H1B वीजा आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं, वहां पर भारतीयों के लिए अमेरिका में इतने ज्यादा उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यहां पर आपने देखा होगा, जो जब जर्मनी के चांसलर आए थे, फ्रेडरिक मेर्ज, तो वो यही चाहते थे जो भारत का टैलेंट वहां पर आए ज्यादा। वहां पर जैसे अभी उन्होंने उर्सुला फॉन डर लेयन ने भी बताया, जो होराइजन यूरोप में वहां पर आए रिसर्च करने के लिए, दोनों के दोनों अगर वहां पर तकनीकी विशेषज्ञ काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा होगा, तेजी होगा। और आखिरी बात, सिक्योरिटी और डिफेंस में, क्योंकि वो वहां पर बहुत दबाव आ रहा है यूरोप के ऊपर, और भारत के लिए भी आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें। और इस क्षेत्र में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, इंडो पैसिफिक में, जहां अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच रहा है, वहां हम यूरोप के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
नेचुरल है, अगर आ भी गए बीच में तो क्या है इसमें।